यहाँ एक लोग बैठ जाओ, गिराना है इसको, बस देखना, तुम इधर देखना, इसमें पढ़ना तुम। चलो वो रिकॉर्ड हो रहा है, सोच करना है। दिख रहा है? चलो ठीक है। तो ये दिख रहा है कि नहीं? बस हो गया, इनको दिखने तो कोई बात नहीं, बैठे रहेंगे। यहाँ बैठे रहो यार, थोड़ा सा वहाँ छोड़ देना कि सामने आए, बाकी बैठे रहो, इधर बैठ जाना, दिखना चाहिए। अभी फिलहाल इसको रख दो यार, इधर बैठो आके। मार कर तो यही है। देखना, ही लोग गिरा न दे, पकड़ना उसको। थोड़ा सीट आगे करके बैठो। चलो अच्छा, ये ले आओ, कहाँ तक पढ़ाए थे? क्रियाकलाप कौन सा कराए थे? सुनो, क्रियाकलाप 3.6 करना था, ठीक है? बैठ जाओ। एक्टिविटी नंबर 3.6। बैठो की जगह है। अच्छा, उसमें कैमरे में देख रहे हैं? दिख रहा है उसमें? अब ठीक है। चलो, ये ध्यान दो, एक्टिविटी नंबर 3.3। अब ऐसा ना हो कि पहला दिन कैमरा लगा तो आपका पूरा ध्यान कैमरे में रहे। 3.6 है क्या? अच्छा 6 है। चलो देखिए, इसमें दिया है एक्टिविटी, देखना, एक्टिविटी करना है। चित्र 3.2 की तरह एक विद्युत सर्किट तैयार कीजिए। आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार करना है, जैसे ये चित्र दिया गया है। क्या इसमें लगा? एक बैटरी लगा है, एक बल्ब लगा है और एक स्विच लगा हुआ है, और ए और बी बना है। देखिए, ये कुछ इस टाइप का झोपड़ पट्टी टाइप का है, आपका बैटरी है, कुछ ऐसे बनाया हुआ है ना। इसमें क्या लिखा है? बैटरी। बैटरी के बाद यहाँ से एक तार निकाला है, तार के बाद यहाँ पर एक बल्ब लगाया हुआ है। बल्ब लगाने के बाद इसको देखो, ये ऐसे बल्ब जल रहा है, मान लो। जलने के बाद इधर क्या लगाया? एक स्विच लगाया है। स्विच के बाद इधर पॉइंट ए यहाँ बी लगा दिया है, और इधर से बैटरी से इधर ले आया, कहाँ? यहाँ पर ए और बी ऐसे सेट करना है आपको। ये उसी एक्टिविटी की तरह चित्र बना हुआ है। इधर बैटरी है, यहाँ बल्ब है, यहाँ पर क्या है? स्विच है, और स्विच को हम लोग क्या करते हैं? ऑन कर देते हैं। ये खुला परिपथ है कि बंद परिपथ है? बंद परिपथ। ये बंद परिपथ है, और स्विच क्या है? ऑन है। यहाँ बैटरी लगी है, बल्ब अभी जल नहीं रहा है, यहाँ हमें तार जोड़ना है। इसके बाद फिर ये क्या बोला है, देखिए, जिस धातु की जांच करनी है अच्छा, धातुओं की चालकता की जांच करनी है, ध्यान रखना, धातुओं के चालकता की जांच करनी है। जिस धातु की जांच करनी है, क्या वो, उसे परिपथ में टर्मिनल ए तथा टर्मिनल बी के बीच उसी प्रकार रखिए जैसा चित्र में दिखाया गया है। कहने का मतलब, आपको अगर जिस भी तार की जांच करनी है, कोई भी धातु आपका चालक है कि कुचालक है, उसका जांच करना है, तो सब किसके बीच में जोड़ेंगे? ए और बी के बीच में, इन्हीं के बीच में जोड़ देंगे, दोनों पॉइंट के बीच में जोड़ेंगे। अगर बल्ब जलेगा तो समझ जाएंगे चालक है, अगर बल्ब नहीं जलेगा तो कुचालक हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि इधर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी, ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आवेश इधर से जा रहे होंगे। यहाँ तार जोड़ने पर अगर बल्ब जलता है, इसका मतलब ये जो तार आपने लगाया है ए और बी के बीच में, ये अपने से होकर आवेश को जाने देते हैं। ये अपने अंदर से होकर किसको जाने देते हैं? आवेश को जाने देते हैं, तो चालक कहलाएंगे। यदि अपने अंदर से होकर ये वाली तार आवेश को ए से बी तक नहीं जाने देती है, तो क्या कहलाएगी? कुचालक कहलाएगी। कोई भी तार ले लेना है, और ए और बी के बीच क्या करना है? टेस्ट करना है। तो इसके बाद ये आपका क्रियाकलाप है। अब क्रियाकलाप करने के लिए आपके पास सारा की सर्किट ये वाला अवेलेबल हो सकता था, ये कुलदीप लोगों ने बनाया हुआ था। तुम्हारे पास तो है, बैटरी भी है, बल्ब भी है, और ले आते तार वगैरह, तो इसका जो है
एक एल्युमिनियम का ले लेते, एक कापर का ले लेते, एक मैग्नीशियम का ले लेते, ऐसे तार लेकर देख सकते थे। और बहुत ही आसान प्रैक्टिकल है। तो ये बताओ अगला क्या करना है, क्या बल्ब जलता है, इससे क्या पता चलता है। मान लीजिए कोई आप तार लगाते हैं तो बल्ब उससे जलता है, और यदि बल्ब जलता है तो इससे क्या पता चलेगा। मान लीजिए किसी भी धातु की तार आप लगाते हैं, तो जिस धातु की तार लगाने पर अगर बल्ब जलता है तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो धातुएं हैं वो विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। सुचालक होती हैं। सुचालक मतलब सुविधा पूर्वक चलने दे। सुचालक का मतलब क्या हो गया, सुविधा पूर्वक चलने दे। इसके पहले भी आपने एक प्रैक्टिकल किया था जिसमें आपने एक क्लैंप पर धातु की छड़ बांधी थी, और क्लैंप पर धातु की छड़ बांधने पर आपने क्या किया था, छड़ के एक साइड आपने मोम लगाया था, उस मोम पे आपने एक पिन लगा रखा था, और छड़ के दूसरे साइड आपने उसको गर्म किया था। तो जब एक साइड से गर्म करेंगे तो दूसरे तरफ की मोम क्या हो गई थी, पिघल गई थी, और दूसरे तरफ की मोम पिघल गई थी। इसका मतलब ऊष्मा जिस तरफ आपने गर्म किया था, ऊष्मा उस तरफ से लेकर दूसरे सिरे तक पहुंच गई। इससे ये पता चलता है कि धातुएं सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। तो ये बात आपने नोट किया था, नोट किया था कि नहीं किया था। यदि नोट नहीं किए थे इसको नोट कर लेंगे। आप रफ लीजिए, रफ पेन लीजिए और इसको नोट करते जाइए एक पॉइंट। धातुएं सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसको आप लिखेंगे। धातुएं सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। कैमरा चल रहा है कि नहीं यार, सब ठीक। धातुएं सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। जो बच्चे जिनके पास भी मोबाइल है, जो यहाँ नहीं चलाना है, घर पे चलाना है, तो आपके पास मान लो कोई क्लास छूट जाती है, आप नहीं आए हैं, यहाँ रिकॉर्ड रहेगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, घर पे जाकर रिवीजन कर लेंगे कि क्या पढ़ाया गया था। अभी अब रिकॉर्ड तो आज से हो रहा है, पहले वाला कहाँ से होगा। लिखिएगा धातुएं सामान्यतः ऊष्मा और धातुएं सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। अब एक और प्रैक्टिकल दिया है, हालांकि आप लिख चुके हो। एक और प्रैक्टिकल दिया है, इसको आप क्या कर चुके हो, लिख चुके हो। ये कह रहा है कि धातुओं को किसी दीवार पे, घंटी पे उसको पटकिए, देखिए क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो धातुएं क्या होती हैं, ध्वनिक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, ध्वनिक। लिखिएगा धातुएं ध्वनिक होती हैं। धातुएं ध्वनिक होती हैं। ध्वनिक मतलब ध्वनि उत्पन्न करने वाली। धातुएं ध्वनिक होती हैं। ध्वनिक का अर्थ हो गया ध्वनि उत्पन्न करने वाली। धातुएं ध्वनिक होती हैं। ध्वनिक को सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे इंग्लिश में लिखते हैं सोनोरस। क्या लिखते हैं, सोनोरस। और वहां पर आपके एनसीईआरटी किताब में लिखा भी हुआ सोनोरस, ध्वनि के आगे ब्रैकेट में लिखा है, और मैं भूल गया यार उसकी स्पेलिंग। तो क्या होगा, यस ओ एन ओ आर ओ यू एस। देखिएगा यस ओ एन ओ, सोनोरस। ठीक है, सोनोरस होता है, इसको लिख लीजिएगा। सोनोरस होता है, ध्वनिक होती है। अब आइए अधातुओं में। अब किसमें आते हैं, अधातुओं। अगर आप आवर्त सारणी देखें तो आपको याद होगा, यहाँ तक नहीं है क्या, ये कैमरा इधर है, सुनो ये इधर दे रहा है, तब ठीक है। अरे वो जाने दो, वीडियो में सब जाएगा, क्या दिक्कत है, सब जानते हैं क्लास में चल रहा है। तो ये जो है, अगर आप पीरियाडिक टेबल देखें तो पीरियाडिक टेबल में, पीरियाडिक टेबल जानते हैं, आवर्त सारणी जिसमें सभी तत्वों के रखने की व्यवस्था है। तो वो जो आवर्त सारणी में देखें तो उसमें धातुओं की संख्या ज्यादा है, अधातुओं की संख्या क्या है, कम है। अधातुओं की संख्या कम है, और आपको आवर्त सारणी में दाएं साइड, आपके दाएं साइड अधातुएं मिलेंगी, बाएं साइड क्या मिलेंगे, धातु मिलेंगे। तो आप ये बताइए, कुछ अधातुओं का नाम यहाँ पर आप लिखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण अधातुएं निम्न हैं। कुछ महत्वपूर्ण अधातुओं के नाम नोट कर लेना है।
कुछ महत्वपूर्ण अधातुएं निम्न हैं। कुछ महत्वपूर्ण अधातुएं निम्न हैं। कुछ महत्वपूर्ण अधातुएं निम्न हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये कुछ अधातुएं हैं। और अधातुओं में प्रमुखता आप देखेंगे तो गैसें ज्यादा पाई जाती हैं। अधातुओं में प्रमुख रूप से कौन पाया जाएगा? गैसें। ये गैसें जो होती हैं अधिकतर अधातुएं होती हैं। इसके बाद लिखिएगा कुछ और अपवाद हैं। अपवाद के तौर पर लिखेंगे, एक और पॉइंट लिखिए, ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। ज्यादातर धातुएं क्या होती हैं? गैस होती हैं, लेकिन ब्रोमीन ऐसी धातु है जो द्रव होती है। ब्रोमीन ऐसी धातु है जो द्रव होती है। अच्छा, हमने आवर्त सारणी पढ़ाया था तो वहां से कुछ आइडिया तो होगा ना। एक तरफ धातु बताए थे, एक तरफ अधातु। तो धातुएं कठोर होती हैं, आपको पता ही है। अब अधातुओं में बताया ज्यादातर गैस होती हैं, या तो ठोस भी होती हैं। जैसे आयोडीन क्या है? ठोस है। कार्बन क्या है? ठोस ही तो है। कार्बन जो है ठोस है। और इसके बाद ये देखिए ब्रोमीन। ब्रोमीन आपका अधातु है, लेकिन ब्रोमीन क्या है? द्रव है। ब्रोमीन क्या है? द्रव है। क्या बता रहे हो? हाँ, इलेक्ट्रॉन जो लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है। इसके बाद कुछ और पॉइंट इसमें लिखना है। लिखिए इसके अतिरिक्त, लिखिए ब्रोमीन के अतिरिक्त, ब्रोमीन के अतिरिक्त, ब्रोमीन के अतिरिक्त अन्य अधातुएं, ब्रोमीन के अतिरिक्त अन्य अधातुएं या तो ठोस होती हैं या गैस होती हैं। ब्रोमीन के अतिरिक्त अन्य अधातुएं या तो ठोस होती हैं या तो गैस होती हैं। ब्रोमीन के अतिरिक्त अन्य अधातुएं या तो ठोस होती हैं या गैस होती हैं। ब्रोमीन के अतिरिक्त अन्य धातुएं या तो ठोस होती हैं या गैस होती हैं। अच्छा देखिए, अब आपको बताएं, यहाँ पर एनसीईआरटी के जो पेज नंबर कितना है, ये 44, इसके पीछे 4-5 पॉइंट दिया है। पहले आपको कुछ धातुओं के बारे में पढ़ाया, फिर अधातुओं के बारे में पढ़ाया, धातुओं का कुछ प्रैक्टिकल बताया। पीछे जो ये लड़कियां बैठे, तुम लोग सो रहे हो क्या? बड़ा शांत है सब। इधर ध्यान दीजिए, सबके चेहरे लटके हुए, कोई खुशी नहीं दिख रहा है। कोई क्लास में कोई खुश नहीं दिख रहा है। सब ऐसा लगता है उदास है। तुम क्यों सोए हुए हो? तुम तो रामलीला देखते होगे रात भर। क्या देखते हैं? रामायण। अच्छा, रामायण ही तो है। अच्छा, वो उसको रामायण ही बोलना चाहिए, रामलीला कहते हैं। राम की लीला। सब अपना लीला देख लें, उतना ही बहुत है। राम की लीला तो जो हो गई, उससे ज्यादा तो आप लोगों की लीला है। मान लो गार्जियन कह दिए पढ़ना है, कहेंगे सिर दर्द है, कहेंगे सिर दर्द की गोली है, फिर कहेंगे पेट दर्द है, उसको अलग से दवा ले आओ। तो आप लोगों की लीला कुछ ज्यादा ही है। तो अपनी लीला को ज्यादा आप जरूर किया करो। शाम को प्रतिदिन आधे घंटे बैठकर अपनी लीला देखा करो। उसको लिखो कि आज दिन भर मैंने क्या लीला की। लीला मतलब कार्यक्रम।
आपने जो स्वरूप ग्रहण किया दिन भर पता लगा आवारा की तरह घूमते रह गए, तो उस दिन आपका रोल क्या था? आवारा का था। उसको लिखा करिए। चलो अच्छा, कुछ अपवाद पॉइंट दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। अच्छा, धातुएं के बारे में पता चला। धातुएं क्या उत्पन्न करती हैं? ध्वनि उत्पन्न करती हैं। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं। सामान्यता बता रहा है ये, क्योंकि कुछ अपवाद भी हैं, तो अपवादों को लिख लेना है, क्योंकि प्रश्न कहाँ से आएंगे? अपवाद से। प्रश्न आपके अपवाद से आते हैं, और वो जो आपका मल्टीपल चॉइस रहेगा जिसमें टिक करना है, एमसीक्यू, उसमें अपवाद वाले क्वेश्चन ही रहते हैं, तो उसको लिखिएगा। इसमें 4 अपवाद दिया है। क्या होता है? हाँ, गर्म हो जाता है, लेकिन वो कुचालक है। इलेक्ट्रॉन जो है बाहर गति नहीं करते निकल कर, चालन बैंड नहीं पाया जाता। गर्म होने के बाद ब्लास्ट हो जाता है। कौन? हाँ, गर्म होने के बाद ब्लास्ट होता ही है, कांच फूट जाता है। शीशा क्या है? लेड सल्फेट, तो धातु होगा। सल्फेट के साथ क्या? सल्फेट माइनस आयन होता है, और लेड जोड़ता है उसके साथ, तो धातु होगा। चलिए, सामान्यतः नियम लिखाए गए हैं। क्या लिखाए गए हैं? सामान्यतः मतलब सब नहीं होते हैं। अपवाद लिख लीजिए, बाकी सामान्यतः सब जो है धातुओं के चाल उस विद्युत के सुचालक होंगे। लिखिएगा पहला नंबर अपवाद, मरकरी को छोड़कर। लिखिएगा पहला नंबर अपवाद है मरकरी को छोड़कर, मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर, मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं, मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ये जो पॉइंट है बड़ा ध्यान देने योग्य है। देखिएगा, मरकरी को छोड़कर कह रहा है। मरकरी माने क्या होता है? पारा। क्या होता है? पारा। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाइड्रागिरम। क्या बोलेंगे? हाइड्रागिरम हो जाएगा। और हाइड्रागिरम का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? Hg। इसके इतने नाम है, देख लीजिए, इतनी पहचान है 4, चाहे मरकरी कहिए, पारा कहिए, हाइड्रागिरम कहिए, चाहे Hg कहिए। इसको छोड़कर सभी धातुएं, कमरे का ताप क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। कमरे के ताप, अच्छा, मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो कमरे के ताप पर, अगर आपका जो रूम है, आप अपने कमरे पर हैं और सभी धातुएं उठा ले आए, मान लो आपको कोई एक झोला में सभी धातु दे कि ले जाओ, आपके पास आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में जितनी धातुएं हैं सब आपको निकाल के दे दिया जाए कि ले जाओ, तो किस पर रखना है? रूम टेम्परेचर पर। 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर आपके कमरे का तापमान है तो आप वहां पर ले जाइए। सभी धातुएं क्या मिलेंगी? ठोस मिलेगी। लेकिन एक धातु क्या मिलेगी? द्रव मिलेगी। कौन? पारा, मरकरी। ये पारा कहाँ रहता है आपका? थर्मामीटर में। वो जो डॉक्टर आपको बुखार मापने के लिए कहेंगे ना, जा कहीं ऐसे यहाँ थोड़ा दबा लो थोड़ी देर के लिए, कभी ऐसे ककरी के नीचे दबा देते हैं, कभी देर मुंह में लिए रहो, थोड़ा इसको जो है 2 मिनट रखे रहो, तो टेम्परेचर इससे क्या होता है ना, उसका पारा का आयतन बढ़ता है। तापमान बढ़ने पर पारे का क्या होता है? आयतन बढ़ता है। तो जितना ऊपर जाएगा तो उसी के सामने वो मार्किंग रहती है, नंबर पड़ा रहता है। 37 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 100 पूरा रहता है डिग्री सेल्सियस में। तो जिसके सामने आ जाता है पारा, बता देते हैं कि आपके शरीर का तापमान इतना है, और 37 से ज़्यादा है या 37 के आसपास है, 40-42 है, तब भी कहेंगे ठीक है। लेकिन अगर 60-70 हो गए तो कहेंगे क्या है कि नॉर्मल फीवर है। 80-90 हो गया तो बहुत ज़्यादा है। 100 हो गया तो कहेंगे इसके दिमाग में बुखार चढ़ गया है, ऐसा बोल देते हैं डॉक्टर। तो देखिएगा, यहाँ समझ में आया? पारा आप समझ में आए? वो डॉक्टर के पास जो होता है ना कांच का, उसके अंदर भरा होता है, और ये रूम टेम्परेचर पे क्या रहेगा?
लिक्विड रहेगा, द्रव। बाकी सभी धातुएं क्या रहेंगी? ठोस रहेंगी। 37 से कम हो गया तब भी ठीक नहीं हो। 37 से कम होगा, शरीर का तापमान कम हो रहा है, और शरीर का तापमान कम हो रहा है तब भी आप बीमार हो रहे हो। इसका मतलब अगर 0 आ गया तो खत्म हो जाओगे आप। वो डॉक्टर कहेगा ना, अच्छा जब कोई खत्म हो जाता है क्या कहेंगे? इसका शरीर ठंडा पड़ गया, गया। तो ठंडा पड़ गया मतलब क्या हो गया? आपके शरीर का टेम्परेचर खत्म, आप खत्म हो गए। तो उसको माइनस भी नहीं लाना है, माइनस तो जाएगा नहीं, 0 पर ही। ये बायो वाले से पूछे कितने खत्म हो जाते हैं, लेकिन 0 आ जाएगा तो हमें लगता है खत्म हो जाना चाहिए। अरे वो बाहर का वातावरण का तापमान रहता है यार। जम्मू कश्मीर में वातावरण का तापमान रहता है ना माइनस में, शरीर का तापमान थोड़ी होता है। शरीर का तो वही टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए वो लोग बियर पीते हैं, आर्मी वाले जो शराब पीते हैं। वो लोग किस लिए पीते हैं शराब? बियर नहीं पीते, मुझे लगता है शायद बियर को ठंडा माना जाता है। देखो सबको ब्रांड पता है बढ़िया। ये ब्रांडी क्या होता है? हम तो सुने पहली बार। अब पता नहीं क्या पीते हैं वो लोग, लेकिन कुछ है जो है ऐसी शराब जो क्या रखे, शरीर को गर्म रखे, उसको पीते हैं ताकि उनका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहे, उसका टेम्परेचर जो है शरीर का कम ना हो पाए। चलो और आगे लिखो, एक ही लाइन अपवाद लिखे हो, उसके बाद बातचीत। इसके बाद और लिखेगा दूसरा पॉइंट, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है, ये भी धातुएं हैं, ठीक है। गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। इन धातुओं को हथेली पर रखने पर, इन धातुओं को हथेली पर रखने पर, इन धातुओं को हथेली पर रखने पर, इन धातुओं को हथेली पर रखने पर पिघलने लगती हैं। इन धातुओं को हथेली पर रखने पर पिघलने लगती हैं। इन धातुओं को हथेली पर रखने पर पिघलने लगती हैं। इन धातुओं को हथेली पर रखने पर पिघलने लगती हैं। अब आपको ये 3 अपवाद याद रखने हैं। पहला, सभी धातुएं तो, अच्छा ये अपवाद नहीं है, सभी धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं रूम टेम्परेचर पर। केवल कौन लिक्विड होता है? मरकरी। इसके अलावा 2 धातुएं और हैं जिनको याद रखना है। अगर उनका गलनांक मतलब गलने का अंक, कोई आपसे परिभाषा पूछे गलनांक क्या होता है? गलने का अंक। और ये अंक कहाँ मापते हैं? तापमान पर। जैसे कोई 37 डिग्री सेल्सियस पर गल गया तो उसका गलनांक क्या हो गया? 37 डिग्री सेल्सियस। कोई 70 डिग्री सेल्सियस पर गल गया तो उसका गलनांक 70 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए कोई ठोस है, उसको आप गलाना चाहते हैं गर्म करके, अगर उसको आप तापमान ले गए 100 डिग्री सेल्सियस, अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पर गलता है तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो गलनांक का मतलब हो गया गलने का अंक। तो किसका गलनांक, कौन सी धातु का गलनांक बहुत कम होता है? गैलियम और सीजियम का। और इनको यदि आप हाथ में रखते हैं तो बताइए मानव शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। और उस पर ये क्या होने लगती है? गलने लगती है। तो ये आपको याद रखना है। ये अपवाद हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिएगा, अच्छा 2 पॉइंट हो गए, चलिए तीसरा ही लिखिएगा। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। अगला पॉइंट है, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। सामान्यतः चमक किन में पाई जाती है? धातुओं में। लेकिन यहां पर देखिए अधातु भी क्या है? चमकीला है। आपको यह याद रखना है कि सामान्यतः चमक किस में पाई जाती है? धातु में। लेकिन ये क्या हो गया? अपवाद। अपवाद वो होता है जो थोड़ा सा क्या करे कि नियम से हट जाए। जैसे अधातुओं में चमक नहीं होती, लेकिन चमक किस में पाई जाती है? धातुओं में। लेकिन आयोडीन ऐसा धातु है जिसमें क्या रहती है? चमक रहती है। अपवाद मतलब आप समझते हैं,
जैसे इस क्लास में हम बोल दें कि सभी बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं, हम बोल दें कि सभी बच्चे क्या है, यूनिफॉर्म में आते हैं, लेकिन आप जानते हो कि सब नहीं रहते हैं, एक दो रहेंगे जिनको पता रहता है कि नियम मुझे ही तोड़ना है। सब लोग यूनिफॉर्म में आएंगे, एक बिना यूनिफॉर्म का जरूर रहेगा। तो जो बिना यूनिफॉर्म का रहेगा वो क्या है, अपवाद है, वो नियम के विरुद्ध चल देता है। वैसे आप देखिए नियम यह है कि धातुओं में चमक होती है, अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती, लेकिन आयोडीन ऐसी धातु है जिसमें क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। यह आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, चौथा है, आप बार बार याद दिला रहे, चौथा देखिए कार्बन ऐसी धातु है, कार्बन ऐसी अधातु है, कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है और इसके प्रत्येक रूप को अपर रूप कहा जाता है, और इसके प्रत्येक रूप को अपर रूप कहा जाता है, और इसके प्रत्येक रूप को अपर रूप कहा जाता है। कार्बन ऐसी धातु है जो क्या लिखो, जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, इसके प्रत्येक रूप को अपर रूप कहा जाता है। अंग्रेजी में अपर रूप को कहते हैं एलोट्रॉप्स। अंग्रेजी में अपर रूप क्या कहा जाता है, एलोट्रॉप्स बोला जाता है, एलोट्रॉप्स बोला जाता है इसको। और बता दें, जैसे देखिए कार्बन जो है कोयला भी होता है, क्या होता है, कोयला। आप दुनिया में सबसे ज्यादा सीख कार्बन से ले सकते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी सीख किससे ले सकते हैं, कार्बन से। देखिए तत्व वही है, क्या है, तत्व वही है, लेकिन संरचना में अंतर होने के कारण सबके अलग अलग क्वालिटी है। कार्बन ही क्या बनाता है, कोयला, लेकिन उसको और प्रेशर दे दिया जाए तो क्या बनता है, हीरा। क्या बनता है, हीरा। इसी तरह से याद रखना, जितने भी बच्चे हैं, जो लोग कहते हैं ना हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते यार, मत पढ़ो लिखो, क्या मतलब ज्यादा हेडेक लेने से क्या मतलब है। सब जब सभी लोग पढ़ लिख लेंगे तो कुछ लोग को बेवकूफ भी रहना चाहिए, तो तुम ही लोग खुद ही बेवकूफ बनते हो। आप देखो, आप हीरे की तरह चमक कब बिखेरोगे, जब आपको जब कार्बन जितना प्रेशर क्या है लोगे। कार्बन अगर ज्यादा प्रेशर लेता है तो क्या बनता है, हीरा, और कम प्रेशर लेता है तो क्या बनता है, कोयला। तो आप कोयला बनना चाहते हो कि हीरा बनना चाहते हो, हीरा बनना चाहते हो तो प्रेशर लेना सीखिए। प्रेशर लेने का मतलब कि अगर आपको कोई काम दिया जाए तो उसको क्या करना है, पूरा करके आना है। कभी बोल दी कि यार 3 चैप्टर लिख लेना, लेकिन कुछ कहेंगे 3 चैप्टर, हमसे तो एक ही चैप्टर पूरा नहीं होता। कुछ बच्चे होते हैं कहेंगे चलिए थोड़ा तकलीफ पड़ेगी, थोड़ा तकलीफ होगी लिखते समय, लेकिन ठीक है लिख के आएंगे, पूरा कर लेंगे। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो क्या ले रहे हैं, वो अपने दिमाग पर थोड़ा प्रेशर ले रहे हैं काम करने के लिए, और यदि वो काम करेंगे तो कैसी चमक बिखेरेंगे, हीरे के जैसी। समझ लीजिए संरचना में अंतर है बस, एक कार्बन वही है, कार्बन कोयले को बना रहा है, कार्बन हीरे को बना रहा है, लेकिन आप देखिए गुणों में अंतर। तो इसलिए आप लोग को यदि आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर है, जिसके ऊपर पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर है, जिसके ऊपर ज्यादा चुनौतियां हैं, जिसको ज्यादा समस्याएं हैं जीवन में, जिसको जीवन में ज्यादा समस्याएं हैं, समझ लो वो हीरा बनने की ओर अग्रसर है। बस यह है उसको पॉजिटिव तरीके से ले। अगर प्रेशर को निगेटिव तरीके से लेकर घर पे बैठ गए, सो गए कि यार मैं नहीं झेल पाऊंगा, चलो आत्महत्या ही कर लेता हूं, कुछ लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, तो वो सब किस में चले जाएंगे, कोयले में। लेकिन यदि प्रेशर को एब्जॉर्ब करके यदि आप कुछ अच्छा काम कर गए तो आप क्या बनेंगे, हीरा बनेंगे। इसलिए बताइए हीरा बनना चाहते हैं कि कोयला बनना चाहते हैं, हीरा बनना चाहते हैं। अगर आपसे पेपर में अपर रूप की परिभाषा आ गई तो क्या लिखेंगे, सर मैं छोड़ रहा हूं, 1 मिनट परिभाषा लिखा दूंगा। चलिए, अपर रूप
क्या है अपर रूप की परिभाषा लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए। देखिए आप लोग में डेफिनेशन पूछी जाती है, अपर रूप की परिभाषा लिखिएगा, फिर इसके बाद लिखिए कार्बन के विभिन्न रूप अपर रूप कहलाते हैं। कार्बन के विभिन्न रूप अपर रूप कहलाते हैं। कार्बन के विभिन्न रूप अपर रूप कहलाते हैं। कोयला, जैसे कोयला, ग्रेफाइट और हीरा। कार्बन के विभिन्न रूप अपर रूप कहलाते हैं, जैसे कोयला, ग्रेफाइट, हीरा। बन रहा है सर अब बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। अब आप ये देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि हीरे के 2 अपर रूप बताइए, कोयला और ग्रेफाइट वो उसी के रूप ही हैं, तो सब वही है। कहने का मतलब वास्तव में तो कार्बन के अपर रूप हैं। मतलब कोयले का प्रकार है, एंथ्रेसाइट कोयला। चलिए अब आज के लिए इतना ही करते हैं यार, कल से थोड़ा ध्यान रखेंगे टाइम का। हाँ इसको और कर दो।